हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा खंड बा का ज्योग्राफी में 15वां चैप्टर चल रहा था और उसमें हमारा जो टॉपिक था वो संसाधन संरक्षण के उपाय चल रहे थे। तो बच्चों, हमने संसाधन संरक्षण के 4 उपाय बता दिए थे। पहला था जनसंख्या वृद्धि पर प्रभावी नियंत्रण, दूसरा था नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, तीसरा था जैविक संतुलन बनाए रखना। आज हम चौथा जो उपाय है उसके बारे में बात करेंगे कि ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधनों का अधिक उपयोग। हाँ तो बच्चों देखिए, हम आगे बात करते हैं इसमें। ऊर्जा के जो गैर पारंपरिक संसाधन हैं उनका अधिक उपयोग किया जाए, यानी जो नवीन वर्तमान में जिनका अस्तित्व आया है या जो वर्तमान में अस्तित्व में आए हैं उन संसाधनों का उपयोग करेंगे। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा के गैर पारंपरिक संसाधन नव्यकरणीय यानी नवीनीकरण करने योग्य हैं, जैसे कि सौर ऊर्जा है जो सूर्य से प्राप्त होती है, पवन ऊर्जा हवा से प्राप्त होती है, ज्वारीय ऊर्जा जो समुद्र में ज्वार आता है उससे प्राप्त होती है, भूतापीय ऊर्जा भूमि की तापीय शक्ति से प्राप्त होती है आदि। ऐसे असमाप्य संसाधन हैं जो कभी समाप्त नहीं हो सकते। ये सभी संसाधन प्रदूषण रहित हैं, इनसे प्रदूषण नहीं होता और इनकी स्थापना लागत क्या है, उसके बाद बहुत सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं। स्थापना की लागत थोड़ी सी लगती है, उसके बाद ये बहुत सस्ती ऊर्जा प्रदान करते हैं। जैसे कि हम देखते हैं सौर ऊर्जा चल रही है, तो गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधनों का उपयोग करके पेट्रोलियम, कोयला और परमाणु खनिजों के संरक्षण के साथ ही पर्यावरण प्रदूषण से बचा जा सकता है। तो कहने का मतलब यही है कि जो समाप्य वाले संसाधन हैं उनके स्थान पर असमाप्य संसाधन वाले जो संसाधन हैं असमाप्य वाले उनका अधिक से अधिक उपयोग किया जाए। 5वां उपाय है वैकल्पिक संसाधनों की खोज, जो विकल्प में काम आ सके ऐसे संसाधनों की खोज की जाए। तो देखिए बच्चों, विश्व में अनव्यकरणीय संसाधनों के भंडार कैसे हैं, सीमित होने से विकल्पों की खोज करके उनका उपयोग करना आवश्यक है, जिससे आने वाली पीढ़ियों को संसाधन क्या हो सके, उपलब्ध हो सकते हैं। जैसे तांबे की उपलब्धता और उत्पादन कम है, तांबा जो है उसकी उपलब्धता भी हमारी भूप्रकृति में कम है और उत्पादन भी कम है। तो इसके प्रतिस्थापक यानी इसके स्थान पर एल्युमिनियम का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। तांबे के स्थान पर एल्युमिनियम का उपयोग अधिक किया जाना चाहिए। तो जैसा कि बर्तनों में होता है, जो बर्तन है पहले ज़्यादातर क्या है तांबे के बनाए जाते थे, अब उसके स्थान पर एल्युमिनियम के बर्तन बनाए जाते हैं। ऊर्जा प्राप्ति के लिए पेट्रोलियम व कोयला के स्थान पर सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत, परमाणु ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा व भूतापीय ऊर्जा का अधिक उपयोग किया जाना चाहिए। उद्योगों व रेल परिवहन में अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसलिए इनमें क्या होता है तापीय ऊर्जा जो ताप से, परमाणु ऊर्जा और जल विद्युत का उपयोग किया जाए। कम खपत के कारण सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा का घरेलू घरेलू कार्यों में किया जाना चाहिए। जैसे सौर ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, उनका घरेलू कार्यों में उपयोग किया जाना चाहिए। जैसे कि पंखे वगैरह चलाते हैं, लाइट वगैरह, तो वो हम सौर ऊर्जा से चला सकते हैं और वर्तमान में ये चल भी रहा है। इसके बाद में 6वां उपाय है प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, यानी जिन संसाधनों की प्राथमिकता है उन्हीं का उपयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए। तो देखिए बच्चों, सीमित और समाप्य संसाधनों का उपयोग अति आवश्यक एवं राष्ट्रीय महत्व के कारणों में ही किया जाए, यानी जो सीमित और समाप्य संसाधन है उनका उपयोग ज़्यादातर राष्ट्रीय स्तर पर या राष्ट्रीय महत्व की या कोई अति आवश्यक ज़्यादा ही कार्य है उसमें ही किया जाए। अन्य कार्यों में विकल्पों का उपयोग किया जाना हितकर होगा। जैसे भारत में टंगस्टन की उपलब्धता कम है, अतः टंगस्टन का उपयोग ज़्यादातर आयुध क्षेत्र का मतलब होता है जो आर्मी वगैरह जो अपने पास बम, रॉकेट लॉन्चर जो होते हैं उनमें ज़्यादातर टंगस्टन का उपयोग किया जाता है। जो बंदूक वगैरह होती हैं बच्चों, उन बंदूकों की जो नाल होती है, नाल का आगे का जो मुंह होता है वह टंगस्टन का बना होता है, ताकि गोली के प्रभाव से वह फट नहीं जाए, क्योंकि लोहा होगा तो पिघल सकता है गोली से,
लेकिन टंगस्टन वो मजबूत धातु होती है जो नहीं पिघलती, तो इसलिए ज़्यादातर उपयोग इसमें किया जाता है। एक बल्बों में किया जाता था पहले, प्राचीन काल के जो बल्ब आते थे, स्प्रिंग आती थी छोटी सी, वो टंगस्टन की बनी होती थी, लेकिन अब क्या है, उनकी जगह पर LED बल्ब आ चुके हैं। तो वरीयता के साथ इनका संरक्षण कर सकते हैं। 7वां पॉइंट है पुनर्चक्रण। पुनर्चक्रण का मतलब होता है दोबारा से बनाना। तो धातुओं के स्क्रैप का मतलब बचा हुआ पदार्थ, कतरन या उपयोग के बाद खराब होने पर गलाकर पुनः उपयोग में लाना पुनर्चक्रण कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु है, उसका उपयोग किया और वह खराब हो गई, टूट फूट हो गई, यानी कबाड़ा बन गई, तो अब उस कबाड़े को दोबारा से गला करके पुनः नई वस्तु बनाई जाए, जैसा कि लोहे में होता है, प्लास्टिक में होता है, कागज़ में होता है। यह विधि संसाधन संरक्षण की बहुत उपयोगी और आवश्यक महत्वपूर्ण विधि है। इस विधि द्वारा किसी भी धातु का एक बार उपयोग करने के बाद भी कई बार पुनः उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि तांबा है, सीसा है, जस्ता, एल्युमिनियम और लोहा। इसके अलावा आदि धातुओं को गला करके पुनः उपयोग कर संरक्षण किया जा सकता है। एल्युमिनियम से क्या होता है, एल्युमिनियम से 80% तक, सीसा 75 से 80% और तांबा 65 से 75% तक पुनः उपयोग में लाया जा सकता है। हमारे देश में सोना, चांदी, तांबा, पीतल आदि धातुओं का प्राचीन काल से पुनर्चक्रण किया जाता रहा है। इसके बाद में बच्चों 8वां जो पॉइंट आता है, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग। कृत्रिम यानी जो मानव के द्वारा बनाई गई हैं। प्राकृतिक संसाधनों की बचत कर लंबे समय तक उपलब्धता बनाए रखने के लिए कृत्रिम पदार्थों का उपयोग किया जाना चाहिए, जैसे लकड़ी के स्थान पर प्लास्टिक का उपयोग। रेलवे लाइनों में जो लोहे या लकड़ी के स्लीपर होते थे, उनके स्थान पर लोहे के सरिये, सीमेंट और कंक्रीट से बने स्लीपर लगाकर लकड़ी व लोहे की बचत कर सकते हैं। तो कहने का मतलब इनके प्रतिस्थापक के रूप में अन्य वस्तुओं का उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद में 9वां पॉइंट है उन्नत व परिष्कृत तकनीक का उपयोग। तो देखिए बच्चों, उन्नत यानी उच्च तकनीक, उच्च और परिष्कृत यानी शुद्ध तकनीक का उपयोग करके ऊर्जा और अन्य संसाधनों की बचत की जा सकती है। बहुमंजिला यानी एक मंजिल से अधिक इमारतों का निर्माण करके भू संसाधनों की बचत की गई है। आज 5 सितारा होटलों में विद्युत उपकरणों और अधिक ईंधन औसत देने वाले साधनों के उपयोग से ऊर्जा की बचत हुई है। 4 लेन और रेल लाइनों में सुधार कर गाड़ियों की गति बढ़ाकर ऊर्जा और मानव शक्ति के समय को बचा सकते हैं। आज एवाई लिख रही है, गलत है बच्चों, ये हवाई है। हवाई यात्रा करने से मानव के समय की बचत हुई है। उन्नत तकनीक से अधिक उत्पादन कर उत्पादन लागत व संसाधनों और अनेक अपशिष्ट पदार्थों का उपयोग कर ऊर्जा व उर्वरक में किया जा सकता है। तो कहने का मतलब अपशिष्ट पदार्थों का भी हम बहुत सारा उपयोग उर्वरकों में किया जा सकता है, ऊर्जा बनाने में भी हो सकता है। इसके बाद में लास्ट जो पॉइंट है वो है आपका संसाधनों का बहुउद्देशीय उपयोग, यानी एक संसाधन से अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करना। कि जब एक ही योजना में कई उद्देश्य पूरे होते हैं तो उन्हें बहुउद्देशीय योजनाएं कहते हैं। इनमें संसाधनों का संरक्षण किया जा सकता है, जैसे कि नदियों पर बांध बांधने के 3 मुख्य उद्देश्यों के साथ कई गौण उद्देश्यों की पूर्ति होती है। जैसे कि एक बांध बनाने से सिंचाई के लिए पानी, जल, पेयजल पीने के लिए और विद्युत उत्पादन के लिए जल। दूसरा है मत्स्य पालन, मछली पालन, बाढ़ नियंत्रण भी होता है बांध से, वन बिना विकास भी होता है, मृदा अपरदन की रोकथाम भी होती है। जब बांध बनता है तो मिट्टी का कटाव भी रुक जाता है, भूमि का जल स्तर है वो बढ़ता है और जल परिवहन की सुविधा प्राप्त होती है। इसके अलावा तीसरा है पेट्रोलियम, कच्चा तेल या क्रूड ऑयल के 2 ऊर्जा उत्पाद हैं, पेट्रोल और डीजल। पेट्रोलियम से क्या मिलता है, कच्चा तेल, और कच्चे तेल में से 2 उत्पाद मुख्य प्रमुख होते हैं, पेट्रोल और डीजल। और इनके अलावा गौण उत्पादों में आपके मिट्टी का तेल आता है, ऑयल, ग्रीस, वैसलीन, सिंथेटिक पदार्थ, मोम, गोंद, कोलतार आदि का उत्पादन ही पेट्रोलियम के बहुउद्देशीय उपयोग का उदाहरण है। तो यानी पेट्रोलियम से बहुत सारे पदार्थ निकलते हैं। अब आता है बच्चों पोषणीय विकास। देखिए पोषणीय विकास होता क्या है कि पोषणीय विकास का अभिप्राय पर्यावरण के साथ जो हमारी प्रकृति है
उसके साथ संतुलित, विवेकपूर्ण, सतर्कतापूर्वक और मितव्ययतापूर्ण, कम खर्च, पुनर्भरण, दोबारा से निर्माण करना, क्षमता अनुसार, विनाश रहित उपयोग से है। पोषणीय विकास का अभिप्राय क्या है कि जो पर्यावरण है उसके साथ हम संतुलित रहें, विवेकपूर्ण, मितव्ययतापूर्ण, पुनर्भरण, क्षमता अनुसार, विनाश रहित आदि उपयोग से है, जिसमें वर्तमान एवं भावी यानी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति सतत विकास के साथ की जा सके। पोषणीय विकास एक ऐसी सतत प्रक्रिया है जिसे केवल विकासशील देश ही नहीं अपितु औद्योगिक दृष्टि से जो विकसित देश हैं वो भी अपनाना चाहते हैं। सतत विकास की इस प्रक्रिया में मानव की जो वर्तमान आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति के साथ ही भावी पीढ़ियों यानी भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को ध्यान में रखते हुए संसाधनों को उपयोग किया जाता है, जिससे संसाधनों के मितव्ययतापूर्ण व पुनर्भरण क्षमता अनुसार उपयोग एवं संरक्षण पर विशेष बल दिया जाता है। मानव ने प्राचीन काल में आखेट युग से वर्तमान उन्नत औद्योगिक युग तक की विकास यात्रा में संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। संसाधनों के अत्यधिक विदोहन से पर्यावरण के प्राकृतिक एवं जैविक अंतर संबंधों के मध्य संतुलन पर प्रभाव पड़ा है। तो कहने का मतलब ये है कि जो प्राचीन काल से मानव आखेट और शिकार वगैरह करता था और वर्तमान के औद्योगिक युग तक उसकी विकास यात्रा बहुत लंबी है, तो उसमें उसने संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किया है। और आज वर्तमान में संसाधनों अत्यधिक विध्वंस से पर्यावरण और प्राकृतिक और जैविक अंतर संबंधों के उसने संतुलन को प्रभावित किया है। पर्यावरण और विकास के मध्य असंतुलन के कारण पर्यावरण प्रदूषण के दुष्परिणाम स्वरूप आज जीव जगत का अस्तित्व संकट में पड़ गया है। पर्यावरण को क्षति हानि पहुंचाने और संसाधनों की लगातार समाप्ति की ओर बढ़ने से विकास की जो सतत गति है वो बनाए रखना कठिन है। इसलिए भविष्य में पर्यावरणीय दुष्परिणामों से बचने के लिए अस्थायी विकास की विचारधारा के स्थान पर स्थायी और सतत विकास का मार्ग अपनाना होगा, जिससे हमारी वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हुए भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण किया जा सकेगा। निरंतर विकास की संकल्पना के कारण ही पोषणीय विकास को सतत विकास भी कहा जाता है। इसके बाद में बच्चों आता है जनसंख्या वृद्धि और पोषणीय विकास। किस तरीके से जनसंख्या बढ़ रही है और उसका पोषणीय विकास किस तरीके से है। तो देखिए, संसाधनों और मानव विकास का चोली दामन का संबंध है। संसाधनों और मानव विकास का, और विकास से तात्पर्य है कि प्रति व्यक्ति आय, औद्योगिक एवं कृषि उत्पादन में वृद्धि, समृद्ध परिवहन, उन्नत सूचना प्रौद्योगिकी, स्वच्छ पेयजल, शुद्ध वायु, आरामदेह आवास जिसमें आराम मिले ऐसा घर, आवश्यक वस्त्र, स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन, आधुनिक चिकित्सा, शिक्षा, मनोरंजन के साधनों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता से है। उपर्युक्त सुविधा संपन्न देशों का मानव विकास सूचकांक क्रम से नॉर्वे का जो मानव विकास सूचकांक है, जो बच्चों हमने चौथे पाठ में पढ़ा था, उसमें 0.944 है। इसके बाद में ऑस्ट्रेलिया का है 0.935, तीसरा स्विट्जरलैंड 0.930। ये अधिकतम मानव विकास सूचकांक वाले हैं। इसी संदर्भ में भारत का भी है 0.609 HDI के साथ, इसका 130वां स्थान है। निम्नतम स्थान की बात करें तो नाइजर का है 0.448, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक इसका है 0.350। इसके बाद देशों का है विश्व का मानव विकास सूचकांक की बात करें संपूर्ण विश्व का तो 0.711 है। इन देशों के नागरिकों ने प्राकृतिक एवं जैविक संसाधनों का विवेकपूर्ण विदोहन कर राष्ट्रीय संपत्ति की वृद्धि पर जीवन समृद्ध बनाया है। इसके बाद देखिए बच्चों, जनसंख्या वृद्धि और आर्थिक विकास का स्तर बनाए रखने के लिए जो उन्नत प्रौद्योगिकी युक्त मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों द्वारा स्थानीय स्तर पर उत्पादन आवश्यक है। कच्चे माल के स्थानीय उपयोग से रोजगार के अवसरों में वृद्धि, कम उत्पादन लागत और समाज और राष्ट्रीय आत्मनिर्भर बनते हैं।
विकासशील देशों के पास उन्नत तकनीक द्वारा बृहत उद्योगों हेतु पूंजी की कमी है। जो विकासशील देश हैं उनके पास पैसा नहीं है उद्योग लगाने के लिए, इसलिए मध्यम आकार की औद्योगिक इकाइयों उपयोगी सिद्ध होगी। भारत जैसे मानव शक्ति अधिक्य वाले देश में, यानी जिसमें मानव श्रम ज़्यादा पाया जाता है, मानव लोग ज़्यादा पाए जाते हैं, उसमें श्रम आधारित प्रौद्योगिकी अपनाना लाभप्रद होगा। विकसित देशों की बात करें तो विकसित देशों में कम जनसंख्या से निर्यात वृद्धि और विकासशील और अविकसित देशों में जनाधिक्य व निर्यात व्यापार में कमी से जीवन स्तर का अंतर बढ़ता जा रहा है। तो कहने का मतलब विकसित देशों में कम जनसंख्या इसलिए निर्यात ज़्यादा होता है क्योंकि उपभोग कम होता है, और जो विकासशील देश हैं जैसे कि हमारा भारत है उसमें क्या ज़्यादातर हमारे भारत का जो उत्पादन है वो जनसंख्या की पूर्ति के लिए खप जाता है, इसलिए निर्यात कम हो पाता है। इससे क्या है, इन दोनों में अंतर बढ़ता जा रहा है। विकसित देश अधिक उन्नत और समृद्ध होते जा रहे हैं और विकासशील और अविकसित देश निरंतर गरीबी और भुखमरी के शिकार होते जा रहे हैं। भारत में नदियों पर बांध बनाकर पेयजल आपूर्ति, जल विद्युत तथा सिंचाई सुविधाओं से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बांध बनाकर वृक्षारोपण और प्रबंधन पर नियंत्रण, बाढ़ नियंत्रण, मत्स्य पालन किया जा सकता है। पंजाब में अगर बात करें, हरीके बैराज से निकली इंदिरा गांधी नहर जो है वो पश्चिमी राजस्थान का कायाकल्प हो गया है। उससे यानी इंदिरा गांधी नहर से क्या हुआ है, हमारे आज पश्चिमी राजस्थान में हरियाली छा रही है क्योंकि उससे जल की आपूर्ति हो रही है। खनिज संसाधन संपन्न प्रदेशों में औद्योगिकरण द्वारा अधिक विकास संभव है, जैसे जमशेदपुर है, राउरकेला है, भिलाई, दुर्गापुर, ये औद्योगिक क्षेत्र हैं आदि विश्व प्रसिद्ध स्थान बन गए हैं। इन प्रयासों द्वारा स्थानीय लोगों का जीवन स्तर उच्च हुआ है। साथ ही तकनीकी एवं प्रौद्योगिकी के सघन और व्यापक अनुसंधानों के पर्यावरण पर होने वाले प्रभावों का समुचित ज्ञान भी आवश्यक है। उक्त प्रयासों के साथ ही संसाधन संरक्षण की विधियाँ, जनसंख्या पर प्रभावी नियंत्रण, नियोजन में समग्र दृष्टिकोण, जैविक संतुलन, नवीकरणीय संसाधनों का अधिक उपयोग, वैकल्पिक संसाधनों की खोज, प्राथमिकता के आधार पर उपयोग, कृत्रिम वस्तुओं का उपयोग, उन्नत एवं परिष्कृत तकनीक का उपयोग, पुनर्चक्रण संसाधनों का बहु उपयोग और अधिकतम विकास के स्थान पर आवश्यक विकास पर बल देना आवश्यक है। इसमें ही मानव का कल्याण निहित है। तो बच्चों, हमारा ये आज का ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, हम देख सकते हैं। इसके बाद में ये महत्वपूर्ण बिंदु दिए गए हैं, आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन, निम्न में से जैविक संसाधन कौन सा है? जैविक संसाधन यानी पशु, इसका सही आंसर होगा। अजैविक संसाधन का उदाहरण कौन सा है? कोयला, इसका सही आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में ऊर्जा का परंपरागत संसाधन कौन सा है? परंपरागत यानी प्राचीन काल, और प्राचीन काल से हम बात कर रहे हैं तो भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, ये तो वर्तमान में आए, प्राचीन है पेट्रोलियम। ऊर्जा के गैर परंपरागत संसाधन कौन सा है? ऊर्जा का गैर परंपरागत संसाधन कौन सा है? तो इसमें आएगा सौर ऊर्जा, क्योंकि ये प्राकृतिक गैस, कोयला, डीजल, ये सब प्राचीन काल के हैं। संसाधन संरक्षण में बाधक तत्व कौन सा है? संसाधन संरक्षण में बाधक तत्व कौन सा है? तो इसमें देख सकते हैं बच्चों, तीव्र औद्योगिकरण और नगरीकरण से हम संसाधनों का संरक्षण नहीं कर सकते, ये सही आंसर है। पोषणीय विकास से आशय है संसाधनों का सतत उपयोग, इसका सही आंसर है। बाकी के बच्चों, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, संसाधन से आप क्या समझते हैं? यानी वे प्रकृति से प्रदत्त वे संसाधन या वे साधन जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, वो संसाधन कहलाते हैं। मानव को संसाधन का जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि संसाधन होते नहीं हैं, बनाए जाते हैं, और वो मानव ही बनाता है अपनी आवश्यकताओं के लिए, पूर्ति के लिए, इसलिए संसाधनों का जनक मानव कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्यों आवश्यक है? तो ये हमने अभी बताया था। संसाधन संरक्षण के भविष्य की आने वाली पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए हमें संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। कुछ ऐसे संसाधन जो शीघ्र समाप्त होने वाले हैं,
ऐसे संसाधनों का हम कम से कम उपयोग किया जाना चाहिए। अगर हमने संसाधनों का संरक्षण नहीं किया तो ये शीघ्र ही समाप्त हो जाएंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए, संसाधन संरक्षण में बाधक 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। अभी बताया था। जैविक संसाधनों के 4 उदाहरण: पशु, पक्षी, जीव जंतु, मछली आदि। इसके अलावा पुनर्चक्रण विधि द्वारा किस प्रकार संसाधन संरक्षण किया जा सकता है? एक बार उपयोग हो गया उसके बाद में उसके जो खराब जो है कबाड़ा, उस कबाड़े को गला करके फिर दोबारा से एक नई वस्तु बनाई जाती है, जिसका मैंने उदाहरण बताया था। जैसे प्लास्टिक है, इसके अलावा कांच की बोतल हैं, इसके अलावा लोहा है, तांबा है, पीतल है और इसके अलावा कागज़ है। इनको क्या है, एक बार उपयोग कर लिया फिर इनको दोबारा से पिघला करके गला करके सांचों में डाल करके इनका उपयोग किया जा सकता है। बाकी के बच्चों ये क्वेश्चन मैंने सब कराई दिए हैं। आज के लिए ये पाठ हमारा कंप्लीट हो चुका है 15वां। धन्यवाद।